So students, in last lecture we had seen resistors in series, resistors in parallel, then energy consumed across the resistor. So these are the topics we have studied. Now let us move forward. अभी अगला जो टॉपिक है वो सेल्स. सेल्स मतलब बैटरीज जिसे हम कहते हैं यूजुअली जो हम टॉर्च में वगैरह यूज करते हैं या अपने कार्स में वगैरह व्हीकल में यूज करते हैं और भी बहुत सारी जगह यूज करते हैं. तो हम सेल्स कहते हैं. सेल्स इज अ सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी. So an electrical cell is source of energy that maintains a continuous flow of charge in a circuit. Electric cell changes chemical energy into electrical energy. हमने ये 10th स्टैंडर्ड में पढ़ लिया है ऑलरेडी, उसका कंस्ट्रक्शन भी पढ़ लिया है. इलेक्ट्रिक सेल बेसिकली होता क्या है? उसमें इलेक्ट्रोलाइट केमिकल होता है जिसके अंदर दो इलेक्ट्रोड्स हैं. तो आपने सब सीखा हुआ है, एक को पॉजिटिव टर्मिनल एक को नेगेटिव टर्मिनल के लिए बना देते हैं. मतलब एक को एनोड कहते हैं, एक को कैथोड कहते हैं. कैथोड के ऊपर नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रिक चार्जेस डिपॉजिट होते हैं और एनोड के ऊपर पॉजिटिव चार्जेस डिपॉजिट होते हैं. सो अल्टीमेटली उसके अंदर इलेक्ट्रिक एनर्जी स्टोर हो जाती है और बाद में हमें जब भी उसका यूज करना है तब हम उसको सर्किट में लगा के यूज कर सकते हैं. तो उसे सेल कहते हैं. ऐसे बहुत सारे सेल्स को अगर सीरीज में कनेक्ट कर दो या फिर अगर कलेक्टिवली कनेक्ट कर दो तो उसको बैटरी कहते हैं. So an electric cell is a source of energy that maintains the continuous flow of charge in a circuit. Electric cell changes chemical energy into electrical energy. हम हमेशा देखिए एनर्जी को एक फॉर्म में से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं. तो यहाँ पर हम केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं. इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स किसे कहते हैं? EMF. अब ये जो सेल होता है वो इलेक्ट्रॉन्स को एक फोर्स लगाता है जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स बाहर के सर्किट में फ्लो होते हैं. अब वो जो फोर्स अप्लाई करता है इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर या इलेक्ट्रिक चार्जेस के ऊपर उसको कहते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स. से ये पूरा वर्ड कैसे बना? इलेक्ट्रो मींस इलेक्ट्रॉन, मोटिव मींस मोशन एंड फोर्स मींस फोर्स. सो इलेक्ट्रिक चार्जेस को जो फोर्स मोशन में लाता है उसको कहते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स. शॉर्ट में उसको EMF कहते हैं. EMF ऑफ द सेल उसको यूजुअली E से इंडिकेट करते हैं. सो इलेक्ट्रिक सेल has to do some work in maintaining the current of the circuit. Now you know it has to move the electric charge. कोई भी चीज को हमें अगर मूव करना है तो वर्क डन करना है. उसी वर्क डन को हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी कहते हैं. So electric cell has to do some work in maintaining the current through the circuit. The work done by the cell in moving unit positive charge through the whole circuit, including the cell, is called the electromotive force. अब वो जो पूरा इलेक्ट्रिक चार्ज को मूव करने के लिए जो भी वर्क डन करता है उस वर्क डन में यूनिट पॉजिटिव चार्ज जो होता है that is called the electromotive force. So this electromotive force is denoted by E. So E is equal to W upon Q. W means work done, Q is the charge. So it is work done per unit positive. Work done per unit positive. If during the flow of Q coulomb charge in an electric circuit, the work done by the cell is W, then EMF of the cell E is equal to W upon Q. अब एक्चुअली इसका यूनिट क्या बनना चाहिए? ऊपर W है, नीचे Q है. W का यूनिट जूल होता है, Q का यूनिट कूलम होता है. So it is joule per coulomb. पर यूजुअली उसको वोल्ट है क्योंकि ये सारे डेफिनेशंस और ये सारे जो कंसेप्ट है वो वोल्टा नाम के साइंटिस्ट ने दिए थे. उसके इसलिए उसके नाम से इसको वोल्ट कहते हैं. So what is the 1 volt? 1 volt means 1 joule per coulomb or it is called volt. So if W is equal to 1 joule and Q is equal to 1 coulomb, right, then E is equal to 1 volt. That is, if in the flow of 1 coulomb of charge the work done by the cell is 1 joule, then the EMF of the cell is 1 volt. तो हम समझ लीजिए कि 1 वोल्ट की जो बैटरी होती है वो 1 कूलम चार्ज को फ्लो करने के लिए 1 जूल काम करती है. राइट. अभी आपको पता है कि हमारे जो टॉर्च वगैरह होते हैं या फिर कोई घड़ी होती है उसके अंदर जो हम सेल्स यूज करते हैं या फिर माउस के अंदर या फिर कीबोर्ड के अंदर आजकल आ गए हैं वायरलेस कीबोर्ड माउस के अंदर, तो वो सारे सेल यूजुअली 1.5 वोल्ट से लेकर के 3 वोल्ट तक के हो सकते हैं. वो अलग अलग टाइप के उसके वोल्टेज की कैपेसिटी हो सकती है. सो ये पूरा EMF के बारे में उसकी डेफिनेशन. नाउ इंटरनल रेजिस्टेंस.
व्हाट इज इंटरनल रेजिस्टेंस? सी ये जो सेल्स वगैरह हैं वो कोई ना कोई इलेक्ट्रिकल मटेरियल से बने हुए हैं। अब आगे हमने देखा कि कंडक्टर्स हैं या सेमीकंडक्टर हैं, उनके कोई ना कोई मटेरियल का उसका रेजिस्टेंस होता है, मतलब दैट मटेरियल विल ऑफर द अपोजिशन टू द फ्लो ऑफ करंट। तो इसका मतलब है उसका जो अपोजिशन है उसको हम क्या कहते हैं? रेजिस्टेंस। अब ये जो बैटरी है, सेल है, उसके भी मटेरियल इलेक्ट्रिकल मटेरियल से बने हुए हैं, तो उस मटेरियल का कोई ना कोई रेजिस्टेंस तो होगा। उस रेजिस्टेंस को इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल, और यूजुअली उसको स्मॉल आर से इंडिकेट करते हैं। सो इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल इज डिफाइंड एज द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय इलेक्ट्रोलाइट ऑफ द सेल टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू इट। मतलब इलेक्ट्रोलाइट जो सॉल्यूशन है उसके अंदर से जब इलेक्ट्रिक चार्जेस मूव करते हैं, so that electrolyte will offer some resistance. It is called the internal resistance of the cell. It is denoted by small r. Its unit is ohm, क्योंकि वो resistance है. It is directly proportional to the separation between the two plates of the cell. तो ये समझ लीजिए, दो इलेक्ट्रोड्स है उसके बीच में इतना सेपरेशन है, उसके ऊपर उस रेजिस्टेंस की वैल्यू डिपेंड करती है। It is inversely proportional to area of the plate deep into the electrolyte. ये सिमिलरली R is equal to rho L upon A इस तरह से, तो ये उसी ऑर्डर से चलता है। It depends on the nature and concentration and temperature of the electrolyte and increases with increase in concentration. आप अगर concentration को increase करते हैं तो internal resistance increase करते हैं। आप कोई भी मटेरियल का सेल बना लीजिए, उसका internal resistance को आप समझो नहीं। क्या आप काफी लोग ट्राई करते हैं कि ये बहुत पहले 2 ओम 3 ओम होता था, आजकल ये 0.5 या 0.7 ओम तक आ रहा है, पर फिर भी इसको हम जीरो तो नहीं कर सकते। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस भी। अब टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस क्या चीज है? टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ a cell is defined as the potential difference between the two terminals of the cell in a closed circuit when the current is drawn from the cell. It is represented by V and its unit is volt. तो ये मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ क्या है। आप मार्केट से कोई भी सेल लाएंगे तो उसके ऊपर उसका वोल्टेज वैल्यू लिखा होता है, मतलब जैसे ये 1.5 वोल्ट का है या 3 वोल्ट का है या 7 वोल्ट का है या 12 वोल्ट की बैटरी है, ऐसा। लेकिन ये तो जब आप उसको कनेक्ट नहीं करते हैं उस वक्त की उसकी वैल्यू। जैसे आप उसको किसी सर्किट के अंदर कनेक्ट कर देंगे तो होगा क्या? सेल का अपना खुद का एक इंटरनल रेजिस्टेंस है जो अभी ऊपर हमने पढ़ा। उस इंटरनल रेजिस्टेंस में से जब करंट फ्लो होता है तो किरचॉफ्स के लॉ के अकॉर्डिंग या तो ओम्स के लॉ के अकॉर्डिंग V is equal to I into R, मतलब I भी हो गया R भी हो गया, तो अल्टीमेटली थोड़ा सा वोल्टेज उस सेल के अक्रॉस ड्रॉप हो जाएगा। इसका मतलब है एक्चुअली वो सेल जितने वोल्ट का होगा उसमें से I into R जितना वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा। तो जब हम वोल्ट मीटर से उसके वैल्यू मेजर करने जाएंगे तो होगा क्या? वोल्ट मीटर से उसका एक्चुअली ईएमएफ नहीं बताएगा, पर ड्रॉप होने के बाद का वैल्यू बताएगा। उस बाद की वैल्यू को क्या कहते हैं? टर्मिनल वोल्टेज या तो फिर टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, एंड इट इज डिनोटेड बाय V. दैट मींस V इज ऑलवेज लेस देन कैपिटल E। फिर से एक बार समझ लीजिए, कैपिटल E इज द ईएमएफ ऑफ द सेल and V is the actual voltage measured by the voltmeter when it is connected across the cell. It is always less than that. क्यों less है वो भी फिर से समझ लीजिए, क्योंकि E में से I into R जितना वोल्टेज उसके इंटरनल रेजिस्टेंस की वजह से ड्रॉप हो जाएगा, तो अल्टीमेटली वो एक्चुअली EMF कम हो जाएगा। तो इट इज द डेफिनेशन ऑफ, वो भी वोल्ट में मेजर। तो ये कैसे काम करता है अभी सर्किट में कनेक्ट करके देखते हैं। Terminal potential difference of a cell is always less than the EMF of the cell. ये हमने अभी आपको बताया था कि terminal potential difference is always less than the cell. In a closed circuit, the current flows through the circuit. In a closed circuit, जब आप कनेक्ट करेंगे तो नेचुरली करंट फ्लो होगा। वो करंट उसके इंटरनल रेजिस्टेंस में से जब पास होगा तो उसके अक्रॉस कुछ वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा। The current flows through the circuit including the cell. Due to the internal resistance of the cell, there is some fall of potential. There is some drop of potential. This is the amount of potential by which the terminal potential is less than the EMF of the cell. तो naturally ऐसा मान लीजिए कि वो 1.5 वोल्ट का EMF था उसका और
वोल्टेज ड्रॉप कितने हो गए 0.2 वोल्टेज। तो अल्टीमेटली जब हम वोल्ट मीटर से मेजर करेंगे तो वो कितने वोल्ट का दिखाई देगा 1.3 वोल्ट। 1.5 में से 0.2 वोल्टेज माइनस हो गए तो अल्टीमेटली ये दिखाएगा कितना 1.3 वोल्ट। दैट इज 1.3 वोल्ट जो है वो टर्मिनल वोल्टेज है और 1.5 जो वोल्ट है वो ईएमएफ ऑफ द सेल। अभी इसका रिलेशन क्या है वो हम डिराइव करते हैं, राइट? लाइक दिस। So relation between terminal potential difference, that is terminal voltage, and EMF of the cell as well as the internal resistance of the cell. So here the battery of EMF E is connected in the circuit. आप देख रहे हैं कि सर्किट में E वोल्ट की बैटरी कनेक्ट की होगी EMF वाली। उसके बाजू में एक जो R रेजिस्टेंस, स्मॉल R रेजिस्टेंस दिखाया है वो एक्चुअली अलग से दिखाया है पर होता है उसके अंदर ही, लेकिन सर्किट में वो अलग से आपको पता चले इसलिए दिखाया हुआ है। It is called its internal resistance। और एक दूसरा एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल R भी कनेक्ट होगा। अब ये सिंपल सी सर्किट है। आप देख सकते हैं कि जब सर्किट हम ऑन करेंगे तो पॉजिटिव टर्मिनल से करंट I निकलेगा और वो कैपिटल R में से पास होके पूरा फिर से बैटरी के अंदर से फ्लो होगा। तो राइट, सो ये अभी हम अगर किरचॉफ लॉ अप्लाई करेंगे जो कि हम इसके बाद में सीखने वाले हैं, पर ये सिंपल सर्किट है। तो टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा सर्किट का R प्लस कैपिटल R प्लस स्मॉल r, तो सीरीज में है ना तो दोनों ऐड हो जाएंगे। टोटल वोल्टेज कितना है E, तो राइट लाइक दिस। सो E इज इक्वल टू, तो I के वैल्यू कितने मिलेगा टोटल वोल्टेज डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस। So let us read the circuit. If no current flows drawn from the cell, it is the cell, that is the cell is in open circuit, so EMF of the cell will be equal to the terminal potential of the difference of the cell। मतलब अगर ये सर्किट ऑन ही नहीं है तो E is equal to V हो जाएगा, so I is equal to 0 हो जाएगा। लेकिन हम जैसे ही सर्किट को ऑन करेंगे तो उसमें से करंट फ्लो होगा। करंट फ्लो होगा तो कंसीडर द सेल ऑफ द EMF is E and internal resistance R is connected across an external resistance R। So current drawn कितना होगा I is equal to total voltage upon total resistance। So V is equal to I into R, so I is equal to V upon R। So E upon R plus R हो गया। E means EMF of the cell, R is external resistance, small r is internal resistance। So Ohm's law according क्या हो जाएगा I is equal to V upon R। So V upon R is equal to E upon R plus R। So small r की वैल्यू आपको क्या मिल जाएगी E upon V minus 1 into R, या तो V is equal to E minus IR। तो आप ये दोनों जो बॉक्सेस आप देख रहे हैं वो दोनों फॉर्मूला किस पर्पस के लिए हमने डिराइव किए, एक तो इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं, या तो फिर बैटरी के या तो सेल के टर्मिनल वोल्टेज भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अब ये टर्मिनल वोल्टेज के फॉर्मूला पर से आपको पता चल जाएगा, देख लीजिए V is equal to E minus IR। तो E मतलब उसका जो ओरिजिनल EMF था वो, उसमें से I into R जितना वोल्टेज ड्रॉप हो गया तो अल्टीमेटली बाकी कितना बचा कैपिटल V जितना, that V is called its terminal voltage। So V is always less than E। अब V is equal to E बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इक्वेशन में से I into R की वैल्यू 0 करनी पड़ेगी। इसका मतलब है उसमें फिर से दो ऑप्शन मिल गए, या तो I is equal to 0 करना पड़ेगा या R is equal to 0 करना पड़ेगा। अब R तो इंटरनल रेजिस्टेंस है, मैंने आपको बताया कि वो कभी 0 नहीं हो सकता, इसीलिए कुछ सर्किट में I is equal to 0 बना के V is equal to E को इक्वल किया जाता है, जो आगे आप सीखेंगे पोटेंशियोमीटर में या रियोस्टेट के अंदर या दूसरी भी सर्किट है उसके अंदर। सो दैट जो सर्किट है उसके अंदर हम V is equal to E करने का। तो ये जो इक्वेशन है इट इज यूज्ड फॉर डिराइविंग द टर्मिनल वोल्टेज ऑफ द सेल। नेक्स्ट, अब इस सेल्स को जैसे हमने रेजिस्टर को सीरीज और पैरेलल में कनेक्ट किया हुआ है वैसे ही हम सेल्स को भी सीरीज और पैरेलल में कनेक्ट कर सकते हैं। सो सेल्स इन सीरीज एंड सेल्स इन पैरेलल। तो सबसे पहले हम सीरीज देखते हैं। इन दिस कॉम्बिनेशन n आइडेंटिकल सेल्स each of EMF E, अभी आइडेंटिकल है तो नेचुरली हम EMF E देख लेते हैं, and internal resistance R are connected in series to the external resistance R as shown in figure। अब सपोज बहुत सारे सेल्स को हमने सीरीज में कनेक्ट किया हुआ, वैसे तो हम ये भी लिख सकते हैं कि E1 is equal to E2 is equal to E3 is equal to सबके EMF सेम है, या तो अलग अलग भी ले सकते हैं। इंटरनल रेजिस्टेंस फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी सेम है ऐसा हम मान लेते हैं।
अब जैसे ही हम सर्किट ऑन करेंगे तो देख लीजिए पॉजिटिव टर्मिनल से इस तरफ ये पूरा करंट ऐसे फ्लो होगा, करंट इस तरह से फ्लो होगा, ऐसे राइट लाइक एंटी क्लॉकवाइज। तो ये करंट ऐसे फ्लो होगा। तो हमने बहुत सारे सेल्स को कनेक्ट किया हुआ है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर कनेक्ट। अब नेचुरली सिंपल सर्किट है तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे? सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं, पॉइंट्स टू बी रिमेंबर। The equivalent EMF of the series combination of n cell is equal to the sum of their individual EMF। मतलब क्या है? E equivalent, ये रहा इक्वेशन, E equivalent is equal to E1 plus E2 plus E3 सबका टोटल करते हैं, लेकिन प्रोवाइडेड कि उनके टर्मिनल उस टाइप के होने चाहिए, राइट लाइक दिस। ये पॉजिटिव टू नेगेटिव, पॉजिटिव टू नेगेटिव, पॉजिटिव टू नेगेटिव, इस तरह से कनेक्ट है तो ही उनको सीरीज में कह सकते हैं, राइट लाइक दिस। सो वो सीरीज में कनेक्टेड है तो इक्विवेलेंट ईएमएफ कितना हो जाएगा? E equivalent is equal to E1 plus E2 plus E3 and so on. The equivalent internal resistance of a series combination of n cell is equal to the sum of their individual internal resistance। मतलब R भी ऐसा ही हो जाएगा, R equivalent is equal to R1 plus R2 plus R3। क्यों हो जाएगा? क्योंकि ये सारे सेल्स सीरीज में है तो उसका इंटरनल रेजिस्टेंस भी सीरीज में आ जाएगा। अब सीरीज में तो टोटल होता है रेजिस्टेंस का, इसलिए R equivalent is equal to R1 plus R2 plus R3। अब मान लीजिए कि there are n cells having equal internal resistance small r, तो total resistance कितना हो जाएगा? n times r हो जाएगा, ये n times r। Total resistance of the circuit will be equal to nr plus capital R। अब वो भी फिर से सीरीज में है, capital R। So now again current is equal to total voltage upon total current। टोटल वोल्टेज अपॉन टोटल करंट, तो टोटल वोल्टेज कितना है? n into E अपॉन टोटल वोल्टेज रेजिस्टेंस कितना है? R plus n R। So n is equal to number of cells है, right? R is equal to internal resistance, capital R is equal to external resistance, E is equal to EMF of the cell and I is equal to current flow। तो ये आपको ये इक्वेशन मिल गया, जिसके अंदर बहुत सारे सेल अगर कनेक्टेड है तो भी आप करंट की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, इक्विवेलेंट पोटेंशियल की वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं, लेकिन ये सारे सेल सीरीज में, राइट लाइक दिस। अब इसमें भी कुछ केसेस हैं, आप देख लीजिए, बहुत सिंपल केसेस, राइट लाइक दिस। कौन सा केस? 1, सपोज कैपिटल R is very less than nr, then E is equal to I is equal to E upon R, current due to signal। If capital R is very larger than nr, तो फिर क्या हो जाएगा? nr कैंसिल, तो n times E divided by R, so n times E। When cells are of different EMF and different internal resistance, अब अगर सारे सेल्स अलग अलग है तो सबका टोटल कर लीजिए, E1 plus E2 plus E3 plus E4। ऊपर में भी हमने वही किया था, लेकिन इक्वल EMF है ऐसा मान के किया था। अब अगर अलग अलग है तो सबको अलग अलग टोटल कर लीजिए। नीचे भी रेजिस्टेंस में ऐसा ही होगा, कैपिटल R प्लस सारे रेजिस्टेंस का टोटल, सारे इंटरनल रेजिस्टेंस का टोटल। तो इसके 3 के अलावा चौथा तो कोई केस हो ही नहीं सकता। इसका मतलब ये हुआ कि सारे केसेस आप इस तरह से डिस्कस कर सकते हैं, उसका कैलकुलेशन भी कर सकते हैं। नेक्स्ट, नाउ सेल्स इन पैरेलल। अब पहले केस में हमने क्या किया था? सेल्स को सीरीज में लगाया। अब ये सारे सेल्स को हम पैरेलल में लगा देते हैं। तो देख लीजिए सर्किट में सारे सेल्स पैरेलल हैं ए और बी के बीच। एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R भी रखा हुआ है। सारे सेल्स जो है वो E1, E2, E3 भी हो सकते हैं या सारे सेल्स के EMF इक्वल भी हो सकते हैं, दोनों केसेस आप ले सकते हैं। करंट I is flowing through the circuit. So in this combination M cells, each of EMF E and internal resistance small r are connected in parallel. The external resistance R is shown in the figure. Now इसमें भी कुछ पॉइंट्स हैं, वो पॉइंट्स पहले समझ लेते हैं क्या है। The equivalent EMF of parallel combination of same EMF is equal to the EMF one cell। कैसे? क्योंकि सारे पैरेलल में है। अगर हम पैरेलल में n सेल्स को कनेक्ट कर देते हैं या तो रेजिस्टेंस को कनेक्ट कर देते हैं या EMF को कनेक्ट कर देते हैं तो पैरेलल में वोल्टेज सेम होगा। इसका मतलब है जो एक सेल का वोल्टेज होगा वही सारे सर्किट का सारे सेल का EMF होगा। So equivalent EMF of parallel combination of cells of same EMF is equal to the EMF of one cell। किसी भी एक सेल का जो EMF होगा वही पूरे सर्किट का
ये अब रेजिस्टेंस, तो सारे रेजिस्टेंस पैरेलल में आ गए, तो पैरेलल के लिए हमने ऑलरेडी फॉर्मूला सीखी हुई है 1/R पैरेलल इज इक्वल टू 1/R1 + 1/R2 + 4। देख लीजिए इससे पहले के केस में सीरीज था तो हमने R1 + R2 + R3 + so on किया था, अब ये पैरेलल है तो 1/R1 + 1/R2 + so on किया हुआ है, राइट। So m terms, so m/R या Rp is equal to R. As R and Rp are in series, so total resistance of the circuit कितना हो जाएगा, टोटल R plus R। ये टोटल रेजिस्टेंस वो टोटल वोल्टेज हो गया, तो करंट इन द सर्किट कितना हो जाएगा, सिंपल टोटल वोल्टेज डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस। So I is equal to E/R plus R/N। In parallel combination of identical cells, the effective EMF in the circuit is equal to the EMF due to the single cell, because in this combination only the size of the electrodes increases but not EMF. Current in the resistance R is given by this, resistance या current is given by this thing. Current in the resistance I is equal to E/R। अब इसमें भी फिर से बहुत सारे केसेस, मतलब मेन तो 3 केसेस है जिसको हम डिस्कस कर सकते हैं, राइट। लाइक कौन से व्हेन R is greater than R/N, तो वो नेगलेक्ट कर देंगे तो E/R आ जाएगा। अगर R की वैल्यू बहुत कम है तो R को नेगलेक्ट कर देंगे, अल्टीमेटली M times E/R हो जाएगा। सो इट इज M times current due to the single cell। When cells are of same EMF and different internal resistance, तो फिर R dash हो जाएगा, तो 1/R dash is equal to 1/R1 plus 1/R2 and so। तो ये तो खैर केसेस बहुत सिंपल है कि केसेस आप नहीं भी रखेंगे तो ऊपर वाली मेन फॉर्मूला आप यूज कर सकते हैं, और अगर अलग-अलग सेल्स है, सबके ईएमएफ अलग-अलग है, इंटरनल रेजिस्टेंस डिफरेंट है, तो फिर आप इंडिविजुअल फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं। सो आई होप कि ये बहुत अच्छी तरह से आपने समझ लिया होगा कि सेल्स को हम सीरीज और पैरेलल में कैसे कनेक्ट कर सकते हैं। ये सारा कंसेप्ट वैसा ही है जैसे हमने रेजिस्टर्स को सेल्स और सीरीज और पैरेलल में कनेक्ट किया। नाउ मिक्स कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। मिक्स कॉम्बिनेशन का मतलब क्या है, कुछ सेल्स हमारे पास ऐसा मान लीजिए कि सीरीज में है, कुछ पैरेलल में है, फिर से सीरीज है, फिर से पैरेलल है, ऐसे बहुत सारा कॉम्बिनेशन है, तो फिर क्या हो। तो अभी आप सिंपल कंसेप्ट ले लेते हैं, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है m रोज है एंड n सेल्स है, हर एक रो में कितने सेल्स हैं n, और ऐसी कितनी रोज हैं m, राइट ना। तो अभी मान लीजिए कोई एक ही रो की बात करें तो टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस कितना हो गया n टाइम्स r, स्मॉल n टाइम्स स्मॉल r, और टोटल ईएमएफ कितना हो गया E1 + E2 + 3, मतलब सारे इक्वल ले लेते हैं तो n टाइम्स, राइट लाइक दिस। अभी पैरेलल में फिर से ईएमएफ सेम होता है, इसका मतलब है एक रो का जितना टोटल ईएमएफ होगा उतना ही ईएमएफ बाकी सारी रोज का होगा, राइट लाइक दिस। और इंटरनल रेजिस्टेंस एक रो का n टाइम्स r, और ऐसे m रोज है तो हम उसको पैरेलल में कनेक्ट करके उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। So let us read and understand. In this combination, some cells are connected in series and some are connected in parallel as shown in figure. Let there be n cells in series in one row and m rows of cells are in parallel. Suppose all the cells are identical. अभी हम बहुत कॉम्प्लिकेटेड केस नहीं बनाएंगे, अगर बने लेंगे तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड केस हो जाएगा, इसीलिए उसको सिंपल बनाने के लिए हम ये मान लेते हैं कि सारे सेल्स का ईएमएफ भी सेम है और उसका इंटरनल रेजिस्टेंस भी सेम है, तो इंटरनल रेजिस्टेंस R है। सो ईएमएफ ऑफ ईच रो कितना हो जाएगा n टाइम्स, तो आप समझ सकते हैं n टाइम्स E। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा n टाइम्स R। टोटल ईएमएफ कितना हो गया n टाइम्स E, राइट लाइक दिस। तो हर एक ब्रांच का करंट कितना हो जाएगा वो हम पता कर सकते हैं। अब टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ऑल द कॉम्बिनेशन कितना हो जाएगा 1/R dash plus 1 is equal to 1/NR plus 1/NR and so on m times. So m times n/R, right like this. So ultimately R dash is equal to m/n/m into R. अब टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट कितना हो जाएगा उसको कैपिटल R से जोड़ दीजिए, राइट लाइक। सो करंट I is equal to n times E/NR/m plus NR। तो ये जो बॉक्स में इक्वेशन डिराइव किया हुआ है दैट इज द रिजल्टिंग करंट इन द सर्किट, राइट। अभी ये जो m और n की वैल्यू जो भी
सम में दी होगी वो आप रख सकते हैं, और कैपिटल आर और कैपिटल ई की वैल्यू भी आप रख सकते हैं और करंट की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। Thus, we get the maximum current in mixed grouping of cells if the value of external resistance is equal to the total internal resistance of the cell. अब मान लीजिए कि कैपिटल आर की वैल्यू टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस जितनी ही है, तो फिर ये हम मैक्सिमम करंट मिल सकता है। रेजिस्टेंस ऑफ द सेल, दैट इज एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इज इक्वल टू टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ऑल द सेल। तो आर इज इक्वल टू एन आर अपॉन एम की वैल्यू हम रख सकते हैं, तो वो रखेंगे तो हमें मैक्सिमम करंट मिलेगा। नाउ सेल्स को हमने सीरीज और पैरेलल में कनेक्ट तो कर लिया, लेकिन सेल्स की पोलैरिटी को चेंज करके भी हम उसको कनेक्ट कर सकते हैं। ये अगर आप समझ लीजिए, जैसे रेजिस्टर को हम सीरीज और पैरेलल में कनेक्ट करते हैं, लेकिन फिर सीरीज और पैरेलल में भी कोई पोलैरिटी नहीं होती है। रेजिस्टेंस का कोई पोलैरिटी नहीं है, वो पॉजिटिव नेगेटिव उसको नहीं होता, लेकिन सेल को होता। सेल में एक टर्मिनल पॉजिटिव है, दूसरा टर्मिनल नेगेटिव। अगर हमने दो सेल्स को साथ साथ में कनेक्ट कर दिया है, तो उसके भी टर्मिनल को हम रिवर्स करके उसकी जो कनेक्टिविटी है या फिर जो भी उसका कॉम्बिनेशन है वो चेंज कर सकते हैं। सो कॉम्बिनेशन ऑफ टू सेल्स इन सीरीज एंड पैरेलल विद डिफरेंट ईएमएफ एंड इंटरनल रेजिस्टेंस। सो टू सेल्स इन सीरीज, अब दो सेल को हम फिर से सीरीज में कनेक्ट करते हैं। The two cells are said to be connected in series between the 2 points A and C. यहाँ पर फिगर में दिखा हुआ है A and C, right? When negative terminal of one cell is connected to the positive terminal of another, and so on. Let E1, E2 be the EMF of two cells, and R1, R2 be the internal resistances, respectively. Let the two cells be sending the current in the circuit. Let VA, VB, VC be the potential difference at A, B, C, and I be the current flowing through. तो ये सब हमने अलग अलग टाइप का कॉन्फ़िगरेशन जो है वो सपोज कर लिया है। अब इक्विवेलेंट भी यहाँ पर नीचे दिखाया हुआ है। दूसरी जो सर्किट है उसमें इक्विवेलेंट ईएमएफ दिखाया हुआ और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस भी दिखाया हुआ, मतलब E1 प्लस E2 बना के ई इक्विवेलेंट हो गया और R1 प्लस R2 बना के R इक्विवेलेंट हो गया। तो आप समझ सकते हैं कि रेजिस्टेंस और ईएमएफ सीरीज में ऐड हो गए। सो ये फिर तो मैथमेटिक्स ही है पूरा। इसमें आप ये स्लाइड्स आप बाद में भी देख सकते हैं और उसके अंदर आपको पूरा उसका मैथमेटिक्स दिखाई देगा। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द पॉजिटिव एंड नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द फर्स्ट सेल इज गिवन बाय VAB इज इक्वल टू VA माइनस V। सो E1 माइनस IR1, फिर VBC इज इक्वल टू E2 माइनस IR2, दोनों को जोड़ दीजिए तो VAC इज इक्वल टू VA माइनस BC हो जाएगा। VA की जगह VA माइनस VB और प्लस VB, तो अल्टीमेटली E1 प्लस E2 माइनस I इंटू R1 प्लस R2। तो ये तो बहुत सिंपल है कि EMF टोटल EMF कितना हो जाएगा E1 प्लस E2, टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा R1 प्लस R2, टोटल करंट I है तो नेचुरली E1 प्लस E2 माइनस I इंटू R1 प्लस R2। So ultimately VAC is equal to E equivalent minus R equivalent. E equivalent क्या हो गया E1 plus E2, R equivalent कितना हो गया R1 plus R2। क्यों हो गया? क्योंकि ये सीरीज कनेक्शन पता चल गया। तो ये डेरिवेशन बहुत सिंपल है, वैसे काफी आपको लगता है कॉम्प्लिकेटेड, लेकिन ये बहुत ही इजी है, आपको भी डिराइव कर सकते हैं और समझ भी सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। कंपेयरिंग इक्वेशन 3 एंड 4 वी गेट E इक्विवेलेंट। ये तो खैर अलग अलग टाइप के फॉर्मेट डिराइव किए हुए हैं। तो E इक्विवेलेंट आपको मिल जाएगा E1 प्लस E2 प्लस E3 एंड सो ऑन। R इक्विवेलेंट मिल जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3 एंड सो ऑन। तो दोनों बॉक्सेस आपको E इक्विवेलेंट और R इक्विवेलेंट की वैल्यू बताते हैं। अब देख लीजिए, इससे पहले की जो सर्किट थी उसके अंदर फिर से अगर अपने को देखना है एक बार, तो इसके पहले की सर्किट में दो सेल्स को पॉजिटिव नेगेटिव फिर से पॉजिटिव नेगेटिव ऐसे कनेक्ट किया। अब अगर इसको मैं टर्मिनल को चेंज कर दूं, आप ध्यान से देखिए इस सर्किट में, इसमें जो E1 था वो वैसा ही रखा हुआ है और E2 है उसके टर्मिनल को हमने रिवर्स कर दिया। इसका मतलब है पहले क्या था, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, उसके बाद ये पॉजिटिव था और फिर ये नेगेटिव था, लेकिन अभी हमने बैटरी को रिवर्स कर दिया। तो पहले नेगेटिव बाद में पॉजिटिव, तो नेचुरली ये माइनस हो जाएगा, उतना तो आप समझ ही सकते हैं। सो लेट अस रीड।
that in the series combination of two cells, if negative terminal of first cell is connected to the negative terminal of second cell, negative negative, between the 2 points A and C, as shown in figure, then what will happen? So VBC क्या हो जाएगा? VBC is equal to VB minus VC. So ultimately minus of E2 minus IR माइनस हो जाएगा. क्यों? क्योंकि एक सेल का जो करंट का डायरेक्शन है वो एक डायरेक्शन में आएगा और दूसरे सेल का दूसरे डायरेक्शन में जाएगा. अल्टीमेटली क्या होगा? जिस सेल का ईएमएफ ज्यादा होगा दूसरे से, उस डायरेक्शन में फाइनली करंट जाएगा. अगर if E1 is greater than E2, then current will flow from C to B to A, and if E1 is less than E2, then current will flow from A to B to C. ये तो आप अपने कॉमन सेंस से भी पता कर सकते हैं. तो यहाँ पर हमने कुछ इस तरह से मान लिया है, सपोज कर लिया है. Then equivalent EMF of the two cell is E equivalent is equal to, देख लीजिए ये E1 minus E2 है. अब एक्चुअली तो ये E2 minus E1 भी हो सकता है, whichever is bigger. जो बड़ा सेल होगा उसमें से छोटा सेल माइनस होगा, बड़े ईएमएफ में से छोटा ईएमएफ माइनस होगा, और फाइनली उस डायरेक्शन में करंट फ्लो होगा. तो यहाँ हमने कंसीडर कर लिया E1 is greater than E2, सो फाइनल E equivalent is equal to E1. अब देख लीजिए सेल्स को आप पॉजिटिव टू नेगेटिव ऐसे कनेक्ट करो सीरीज में, या फिर टर्मिनल रिवर्स करके कनेक्ट करो. ईएमएफ चेंज हो जाएगा लेकिन इंटरनल रेजिस्टेंस तो सीरीज में ही है. सो इंटरनल रेजिस्टेंस तो हमेशा ऐड ही होने वाला है. इंटरनल रेजिस्टेंस कभी भी सब्ट्रैक्ट नहीं होता है. तो समझिए, या तो वो ऐड होता है सीरीज में, या तो पैरेलल में वो 1/1 वाला जो इक्वेशन है वो अप्लाई कर सकते हैं. माइनस कभी नहीं होता. R1 minus R2 ऐसा नहीं होता. सो टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस R1 plus R2 होगी. अब सिमिलरली हमें पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल में भी ये दो अलग अलग टाइप के हम इसमें पता कर सकते हैं. उसमें से एक सर्किट यहाँ पर दिखाई हुई है. सो टू सेल्स आर सेड टू बी कनेक्टेड एज पैरेलल बिटवीन द 2 points A and C as shown in figure. When positive terminal of each cell is connected to one point, सारे पॉजिटिव जो है वो एक तरफ कनेक्ट कर दीजिए और सारे नेगेटिव दूसरी तरफ कनेक्ट कर दीजिए, राइट. तो फिर उसको क्या कहते हैं? सेल्स इन पैरेलल. ठीक है. सो उसका फिर से इक्विवेलेंट लेते हैं, तो वो इक्विवेलेंट नीचे की सर्किट में दिखा रहा हूं. अब इक्विवेलेंट कितना होगा? तो पैरेलल में तो किसी एक सेल का जो ईएमएफ होगा वही सारे सेल का इक्विवेलेंट हो जाएगा. क्यों? क्योंकि पैरेलल में वोल्टेज सेम होते हैं. फिर से हम बता रहे हैं, वोल्ट पैरेलल में वोल्टेज सेम है, राइट. तो ई इक्विवेलेंट यहां पर है. इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा? तो पैरेलल का जो इक्वेशन बनता है आगे आपने स्टडी कर लिया है, तो 1/R equivalent is equal to 1/R1 plus 1/R2 plus 1/R3 and so on. तो पैरेलल में वो R equivalent बन जाएगा. सो अल्टीमेटली ओके. अभी इसके पहले के फिगर के अंदर आप देखेंगे तो इसमें दो ब्रांचेस हैं. इसका मतलब है I1 और I2 दो करंट मिला के एक करंट I आता है. E1 में से I1 करंट आता है और E2 में से I2 करंट आता है. दोनों E1 पॉइंट के पास मिल जाते हैं और दोनों का टोटल बना के I करंट मिलता है. सो I B1 को हम जंक्शन पॉइंट कहते हैं. ये हम आगे सीखेंगे अभी. तो इट इज अ जंक्शन पॉइंट. सो I इज, तो अभी हम इसका इक्वेशन यहाँ पर लिख सकते हैं. I is equal to I1 plus I2. रीड करते हैं. Let the two cells be sending the current in the circuit as shown in figure. Let E1 and E2 be the EMF of two cell. R1 and R2 their internal resistance, and I1 and I2 are the currents from the two cells flowing towards the point B1. I be the current flowing out of B1. So naturally material conservation of law क्या है? क्योंकि इलेक्ट्रिक करंट मतलब इलेक्ट्रिक चार्ज is a flow of electric charge. तो अगर दो पाइपलाइन में से पानी आता है और तीसरे पाइपलाइन में जाता है, तो तीसरी पाइप का जो पानी है उसका टोटल कितना होगा? पहले दो का टोटल. सो इलेक्ट्रिक करंट को आप पानी की पाइपलाइन से कंपेयर कर सकते हैं. ये बहुत ही ऑलमोस्ट सिमिलर टाइप का कांसेप्ट है. सो I is equal to I1 plus I2. Let VB1 VB2 be the potential at point B1 points B1 and B2. फिर से मैथमेटिक्स ही है, आप इजीली समझ सकते हैं. रिस्पेक्टिवली, एंड V be the potential difference between the B1 and B2.
Here the potential difference across the terminal of first cell is equal to the potential difference across the terminal of second cell. क्यों? क्योंकि पैरेलल है। फिर से बता रहे हैं, सीरीज में ईएमएफ का टोटल होता है, पैरेलल में टोटल नहीं करना है, किसी भी एक सेल का जो ईएमएफ होता है वही पूरे सर्किट का ईएमएफ आता है, राइट लाइक दिस। तो V is equal to VB1 minus VB2, E1 minus IR1, तो I1 की वैल्यू E1 minus V मिल जाएगा, राइट। सेकंड सेल में क्या हो जाएगा, VB1 minus VB2, that is E2 minus IR1, so I2 is equal to E2 minus V upon R2। अब ये फिर से इसमें E1 E2 दोनों सेल के EMF है और V क्या है, उसका टर्मिनल वोल्टेज। आप जानते हैं उसके इंटरनल रेजिस्टेंस की वजह से उसके वोल्टेज ड्रॉप हो जाएंगे, ये हमने ऑलरेडी आगे स्टडी कर लिया है, राइट। इसको तो आप समझ ही सकते हैं। सो I1 एंड I2, अब ये I1 और I2 की वैल्यू इस इक्वेशन नंबर 1 में रख देते हैं, राइट लाइक दिस। इस इक्वेशन नंबर 1 में अगर रख देंगे तो हमें फॉर्मूला क्या मिल जाएगी, E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन R1 प्लस R2 माइनस I R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। तो अल्टीमेटली E इक्विवेलेंट कितना हो गया, E1 R1 प्लस E2 R2 अपॉन R1 प्लस R2। मतलब ये जो फर्स्ट पार्ट है ये क्या है, E इक्विवेलेंट, और ये जो सेकंड पार्ट है वो उसमें से R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2 क्या है, R इक्विवेलेंट, और ये I करंट है। तो नेचुरली टोटल ईएमएफ में से टोटल वोल्टेज ड्रॉप माइनस हो गया, तो रिजल्टिंग ई टर्मिनल वोल्टेज अपने को मिल गया। वेरी इजी इक्वेशन, मैथमेटिक्स बहुत ही सिंपल है, तो आप समझ सकते हो। नीचे मैंने अलग से एक्सट्रैक्ट करके फॉर्मूला भी दे दी है कि E इक्विवेलेंट इज इक्वल टू E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन R1 and R equivalent is equal to R1 R2 upon R1। खैर ये सारी वैल्यूज जो इंटरनल रेजिस्टेंस की बहुत ही कम आती हैं बट इफेक्टिव हैं, और पर्टिकुलरली जब इस इक्वेशन में रखेंगे तो उसमें दैट इफेक्ट्स भी होंगे। सो दिस वाज द डिस्कशन रिगार्डिंग सेल्स, सीरीज एंड पैरेलल, सेल्स इन सीरीज एंड पैरेलल, और सेल्स की सारी डिटेल्स के अंदर आती है। तो इसमें से ही कोई एक केस आपको यू विल कम अक्रॉस, तो उसमें आप फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। ओके, नाउ द बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट, मतलब बहुत सारी कॉम्प्लिकेटेड इलेक्ट्रिकल सर्किट को, इलेक्ट्रिक सर्किट को जब हमें सॉल्व करना है तो उस वक्त किरचॉफ्स के रूल्स या उसके लॉज को यूज किया जाता है। अब देखो ओम्स लॉ भी हमने स्टडी किया। ओम्स लॉ की फॉर्मूला क्या है, V = I × R, दैट मींस वोल्टेज इज ऑलवेज इक्वल टू करंट इनटू रेजिस्टेंस। तो खैर ये तो रूल था, उससे हम करंट, रेजिस्टेंस और वोल्टेज की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, लेकिन ये जो लॉ है वो किसी सिंपल सर्किट के लिए काम में आ सकता है। अब अगर सर्किट बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो जिसके अंदर बहुत सारे रेजिस्टेंस है, बहुत सारे सीरीज है, बहुत सारे दूसरे कंपोनेंट्स भी हैं, और वो सीरीज और पैरेलल का पूरा कॉम्बिनेशन है, तो उस वक्त फिर ओम्स लॉ सफिशिएंट नहीं है उस सर्किट को सॉल्व करने के लिए। मतलब सर्किट के अंदर सारी जो ब्रांचेस हैं तो सभी ब्रांचेस के अंदर कितना करंट फ्लो हो रहा है ये जानना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। तो उसको सॉल्व करने के लिए साइंटिस्ट किरचॉफ हैज गिवन सम रूल्स। तो उन्होंने दो लॉज बनाए। एक लॉ है करंट के लिए बनाया जिसको केसीएल कहते हैं, किरचॉफ्स करंट लॉ, और दूसरा जो है वो केवीएल कहते हैं, किरचॉफ्स वोल्टेज, या तो उसको फर्स्ट लॉ सेकंड लॉ भी कहते हैं। तो ये दोनों लॉ के कॉम्बिनेशन से हम इलेक्ट्रिकल सर्किट की बहुत सारी कॉम्प्लिकेटेड सर्किट को सॉल्व कर सकते हैं, राइट। तो ये पार्ट हम देखेंगे। अब ये दोनों लॉज को हम जब स्टडी करते हैं तो स्टडी करने से पहले दो डेफिनेशन को समझना बहुत जरूरी होता है। उसमें से एक जो डेफिनेशन है उसको जंक्शन कहते हैं और दूसरी डेफिनेशन को लूप कहते हैं। अब जंक्शन क्या है, लूप क्या है, लेट अस रीड एंड अंडरस्टैंड। Kirchhoff gave the following two rules to solve complicated electrical circuits. These rules are basically the expressions of conservation of electric charge and electric energy. अब देखिए किरचॉफ ने भी जो दो लॉ बनाए हैं उसमें से एक केसीएल है, दूसरा केवीएल है। तो केसीएल जो है वो इलेक्ट्रिक चार्ज कंजर्वेशन लॉ के ऊपर से और केवीएल जो है वो एनर्जी कंजर्वेशन लॉ के ऊपर से। सो फर्स्ट सबसे पहले, तो उससे पहले हमें जंक्शन के बारे में सोचना चाहिए। जंक्शन क्या है, तो सर्किट के अंदर ऐसा एक पॉइंट
जहां दो से ज्यादा कंडक्टर्स या ब्रांचेस कनेक्ट होते हैं। सी जंक्शन वर्ड आपने बहुत जगह देखा भी होगा, आप जिस सिटी में या गांव में रहते हैं, हो सकता है शायद उसके रेलवे स्टेशन पे उस गांव के नाम के साथ जंक्शन लिखा होगा। जैसे हम लोग बड़ौदा में रहते हैं तो बड़ौदा रेलवे स्टेशन पे लिखा हुआ है बड़ौदा जंक्शन। अब सूरत पे जाएंगे तो सूरत जंक्शन नहीं है। क्यों नहीं है? उसके बाजू में एक उधना करके स्टेशन है, वो जंक्शन है। अहमदाबाद जंक्शन है, बड़ौदा जंक्शन है, बट सूरत जंक्शन नहीं है। क्यों नहीं है? सूरत तो बहुत बड़ी सिटी है। तो सवाल सिटी कितनी बड़ी है उससे नहीं। आप समझ लीजिए जंक्शन कहाँ लिखा जाता है, ऐसा पॉइंट जहां दो से ज्यादा ब्रांचेस कनेक्टेड, राइट। अब सूरत में आप खड़े रहेंगे तो आप सिर्फ मुंबई साइड जा सकते हैं या तो फिर इधर बड़ौदा साइड आ सकते हैं। तो दो ही ब्रांचेस है, तो अगर दो ब्रांचेस कनेक्टेड है तो उसको जंक्शन नहीं है। उसके बाजू में उधना जो स्टेशन है वहां आप अगर खड़े रहेंगे तो आप तीन साइड पे जा सकते हैं। कौन सा? एक तो मुंबई साइड जा सकते हैं, एक इधर अहमदाबाद साइड आ सकते हैं, और तीसरा एक भुसावल या महाराष्ट्र साइड भी एक दूसरी लाइन जाती है, तो वहां पर भी जा सकते हैं। सिमिलरली बड़ौदा से भी आप काफी अलग अलग डायरेक्शन में जा सकते हैं। अहमदाबाद साइड जा सकते हैं, दिल्ली साइड जा सकते हैं, एक इधर मुंबई साइड जा सकते हैं, फिर और भी दूसरे गाँवों में जाती है रेलवे। तो अल्टीमेटली जंक्शन एक ऐसा पॉइंट है जहां दो से ज्यादा ब्रांचेस करें। तो इलेक्ट्रिक सर्किट में आपको ऐसे पॉइंट्स को लोकेट करना है जहां मोर देन टू ब्रांचेस आर कनेक्टेड। तो फर्स्ट लॉ जो है वो उससे रिलेटेड है। तो लेट अस रीड द फर्स्ट लॉ। दिस लॉ स्टेट्स दैट द algebraic sum of the currents meeting at a point, algebraic sum of the currents meeting at a point in an electrical circuit is always, it is also known as the junction rule। उसे जंक्शन रूल कहते हैं या तो केसीएल कहते हैं। अब देख लीजिए सर्किट के अंदर O इज द जंक्शन पॉइंट, उसमें I1 करंट जंक्शन की तरफ फ्लो हो रहा है, I2 भी उसके टॉवर्ड्स फ्लो हो रहा है, I3 बाहर निकल रहा है। आप एरो देख सकते हैं, ये जो I3 का एरो है वो बाहर की तरफ जा रहा है, मतलब O से बाहर की तरफ। I4 फिर से अंदर आ रहा है, I5 फिर से बाहर जा रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि अंदर जाने वाले करंट का टोटल बाहर निकलने वाले करंट के टोटल जितना बनना चाहिए। तो जितने करंट अंदर जा रहे हैं उन सब का टोटल, जितने करंट बाहर निकल रहे हैं उन सब के टोटल जितना बनना चाहिए। क्योंकि ये मटेरियल कंजर्वेशन लॉ हो गया, इलेक्ट्रिक चार्ज कंजर्वेशन लॉ। क्यों? क्योंकि जितना चार्ज अंदर फ्लो हो रहा है उतना ही बाहर फ्लो होगा, क्योंकि मटेरियल तो कैन नॉट बी क्रिएटेड, कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड। अल्टीमेटली यहाँ पर इलेक्ट्रिक चार्ज कंजर्वेशन लॉ सेटिस्फाई होता है, ऐसा हमने मान लिया। So consider a point O in the electrical circuit at which current I1, I2, I3, I4, I5 as flowing through the different conductors meet as shown in figure. So all these conductors are meeting at point O. So O is a junction. क्यों जंक्शन हो गया? क्योंकि दो से ज्यादा कंडक्टर आ गए, यहाँ पर 5 कंडक्टर है। तो अकॉर्डिंग टू किरचॉफ, अब देखो इसकी साइन कन्वेंशन क्या है। आप किसी भी एक करंट को अगर पॉजिटिव मानते हैं तो उसके एग्जैक्ट ऑपोजिट डायरेक्शन को हमें नेगेटिव है। इसका मतलब है आप ऐसा मान लेते हैं कि अगर जंक्शन की तरफ जो करंट जाता है उसको हमने पॉजिटिव माना, तो जंक्शन से बाहर निकलने वाले को नेगेटिव मान लीजिए। आप इसका उल्टा भी सोचेंगे तो भी आंसर सेम ही आएगा, लेकिन कोई भी एक कंसेप्ट को फॉलो कीजिए। सो देख लीजिए यहाँ पर I1 प्लस I2 माइनस I3 लिया हुआ है। क्यों माइनस I3? क्योंकि I3 बाहर जा रहा है। प्लस I4 माइनस I5, I5 बाहर जा रहा है, I3 और I5 बाहर जा रहे हैं और I1, I2, I4 अंदर फ्लो हो रहा है। नेचुरली सबका टोटल 0 बनना चाहिए, तो इज इक्वल टू 0 रख दिया। सो I1 प्लस I2 माइनस I3 प्लस I4 माइनस I5 इज इक्वल टू 0। तो एक साइड पे I1, I2, I3, I4 रख दीजिए, दूसरे साइड पे I3 प्लस I5 हो जाएगी, आ जाएगा। इसका मतलब है देख लीजिए कि current flowing in one direction, sum of the current flowing in one direction is always equal to sum of the current flowing in opposite direction. So the junction rule can also be stated as the sum of the electric current entering the junction is equal to sum of the currents leaving the junction. Right? So ये first law, Kirchhoff's law. इसको Kirchhoff's current law भी कहते हैं, KIL। दूसरा जो लॉ है वो Kirchhoff's voltage law, उसे सेकेंड लॉ। अब वो इसके अंदर हम एनर्जी कंजर्वेशन उसका कंसेप्ट का यूज करेंगे, मतलब Kirchhoff has used this concept. This law states that algebraic sum of the changes in potential around any closed loop
इन्वॉल्विंग रेजिस्टेंस एंड सेल्स इन द लूप इज ऑलवेज। अब देखो पहला लॉ मटेरियल कंजर्वेशन का था, तो नेचुरली उसके अंदर हमने क्या कंसेप्ट यूज किया कि जितना करंट इंटरनल फ्लो हो रहा है, आवर्स फ्लो हो रहा है, उतना ही करंट एग्जैक्टली अवे फ्लो हो रहा है। तो इसके अंदर मटेरियल की बात की थी, इसके अंदर हम एनर्जी की बात करेंगे। अब जितनी एनर्जी हम सप्लाई कर रहे हैं या वोल्टेज हम सप्लाई कर रहे हैं, उतने ही वोल्टेज सारे कंपोनेंट के अक्रॉस ड्रॉप हो जाएंगे। तो सप्लाई जितने भी हम वोल्टेज को करते हैं उन सबका अलजेब्रिक टोटल is always equal to the voltage drop, sum of the voltage drop. So this is called Kirchhoff's voltage. अब नेचुरली एनर्जी कंजर्वेशन लॉ हो गया, क्योंकि एनर्जी हम जितनी सप्लाई करते हैं उतनी ही ड्रॉप होगी, उससे कम तो होगी नहीं, इट इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड, कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड. So this law states that the algebraic sum of the changes in potential around any closed loop involving resistors and cells in the loop. अब loop किसे कहते हैं? Loop is the closed path. It is a closed path and also it is the shortest path. Shortest मतलब बीच में कोई ब्रांच नहीं होनी चाहिए, राइट? टोटल एक पॉइंट से आप चलते चलते फिर से उस पॉइंट पे आएंगे, तो वो शॉर्टेस्ट पाथ होना चाहिए, उसको कहते हैं लूप, और वो क्लोज भी होना चाहिए, तो ही हम फिर से उसी पॉइंट पे आ सकते हैं. So around any closed loop involving resistors and cells in the loop is zero. It means that in any closed part of the electrical circuit, the algebraic sum of the EMF is always equal to the algebraic sum of the products of resistance and currents flowing through them. अब ये product of resistance and current क्या हुआ? कोई भी resistance के across voltage कितना होता है? So that is a product of current multiplied by इसका resistance. मतलब product of resistance and current flowing through them. It is also known as a loop rule. या तो उसको loop rule कहते हैं, या तो second law कहते हैं, या तो Kirchhoff's voltage law कहते हैं, या KVL भी शॉर्ट में कहते हैं. अब ये समझने के लिए हमें एक सर्किट बनानी पड़ेगी. तो हियर सी द सर्किट इज गिवन. इसके अंदर E1 और E2 दो बैटरी है, R1, R2, R3, R4, 4-5 रेजिस्टेंस है, सब अलग अलग जगह कनेक्टेड है. हमें डायरेक्टली ये बिल्कुल समझ में नहीं आएगा कि कौन से दो रेजिस्टेंस सीरीज में है, कौन से पैरेलल में है, कौन सा किस तरह से कनेक्ट किया हुआ, ये एकदम से पता नहीं चलता. वैसे खैर ये भी हम अलग अलग उसको सेपरेट करके या फिर ब्रांचेस को काफी अंडरस्टैंड करके पता कर सकते हैं, पर यहाँ पर हम KVL मतलब किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ का यूज करेंगे. तो ये बहुत सारी कॉम्प्लिकेटेड सर्किट है. अब इसके अंदर A और C दो पॉइंट ऐसे हैं जिसको हम जंक्शन कह सकते हैं. क्यों कह सकते हैं देख लीजिए. पॉइंट A के पास अगर आप खड़े रहेंगे तो आपके पास तीन ऑप्शन मिलेंगे. आप ऐसे भी जा सकते हैं, ऐसे भी जा सकते हैं और इधर भी जा सकते हैं. इसका मतलब ये हुआ कि तीन अलग अलग ब्रांचेस A पॉइंट के पास कनेक्टेड है, जॉइंट. सो नेचुरली A पॉइंट जंक्शन हो गया, C पॉइंट भी जंक्शन हो गया, तो राइट लाइक दिस. सो C के पास भी तीन ब्रांचेस कनेक्टेड. अब यूजुअली रूल ऐसा होता है कि पूरे सर्किट में जितने नंबर ऑफ जंक्शन आपको दिखाई देते हैं, जितने नंबर ऑफ जंक्शंस आपको दिखाई देते हैं, उसमें से एक माइनस करके जो नंबर आएगा उतने जंक्शन का इक्वेशन में यूज होगा. नहीं समझ में आया? फिर से बता देता हूं. इस सर्किट के अंदर A और C मतलब टोटल दो जंक्शन आपको दिखाई देते हैं. D इज नॉट ए जंक्शन, पॉइंट D इज नॉट ए जंक्शन. क्यों? क्योंकि वहां सिर्फ दो ही ब्रांच कनेक्टेड, दो से ज्यादा चाहिए. तो A और C दो है. अब दो जंक्शन है तो यूज कितने का होगा? एक का. क्यों? मैंने क्या बताया, जितने जंक्शन है उसमें से एक कम कर दीजिए. अगर सर्किट में तीन जंक्शन है तो दो का यूज होगा. अगर सर्किट में चार जंक्शन है तो तीन का यूज होगा, और दो जंक्शन है तो एक का यूज होगा. किसी भी एक का, या अगर A का और C का. आंसर सही नहीं आएगा. So let us read the theory. Consider a closed electrical circuit A, B, C, D, E, containing two cells E1 and E2, 5 resistors R1, R2, R3, R4 and R5. Consider the closed loop A, B, C. अब दो लूप इसमें मिलेंगे. एक लूप कौन सा है? ये A, B, C, A, ऊपर वाला लूप ये, और दूसरा है ये नीचे वाला लूप. कौन सा? A, C, D, A, ये लूप है. ये पूरा जो A, B, C, D, A, इसको लूप नहीं कह सकते. क्यों? क्योंकि बीच में एक ब्रांच आ जाती है. हमें शॉर्टेस्ट पाथ में
शॉर्टेस्ट, इससे बड़ा वाला पाथ मिलना नहीं चाहिए, इसको कहते हैं शॉर्टेस्ट। सो कंसीडर द क्लोज लूप A B C A. E1 will send the current in anti-clockwise and E2 will send the current in clockwise direction, like this. तो हमें अभी किसी भी एक पॉइंट से खड़े रह के किसी भी एक डायरेक्शन में चलना शुरू करना, राइट लाइक, और फिर से A के पास आना। अब इसमें ध्यान आपको ये रखना है कि चलते चलते अगर बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल पहले आता है तो आपको उसकी वैल्यू नेगेटिव लेनी है, और अगर नेगेटिव टर्मिनल पहले आता है तो उसकी वैल्यू आपको पॉजिटिव लेनी है। ये एक मैं आपको शॉर्ट तरीका से बात करूँ। दूसरा ये है कि जब ट्रैवल करेंगे, मतलब आप जब चल रहे हैं उस कंडक्टर के थ्रू, अगर बीच में रेजिस्टेंस आता है तो उसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप कितने मिलेंगे, उस रेजिस्टेंस की वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय उसमें से कितना करंट पास होता है वो। अब सवाल ये है कि वो पॉजिटिव लेना है कि नेगेटिव। तो अगर आप जिस डायरेक्शन में जा रहे हैं करंट भी उसी डायरेक्शन में जा रहा है तो आपको वैल्यू नेगेटिव लेनी है, और अगर आप जिस डायरेक्शन में जा रहे हैं करंट आपको सामने मिल रहा है, अपोजिट आ रहा है, आप जिस डायरेक्शन में जा रहे हैं करंट अपने को सामने मिल रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है, आप जा रहे हैं और करंट आ रहा है, तो फिर वो वैल्यू आपको पॉजिटिव लेनी है। इतना ही आपको सोचना है। तो किसी भी एक पॉइंट के पास खड़े हो जाइए, किसी भी एक डायरेक्शन में चलना शुरू कर दीजिए, मतलब आप A B C A भी जा सकते हैं या A C B A भी चल सकते हैं, राइट। आपको मैंने जो इससे पहले जो दो बातें कही हैं उतना आपको याद रखना है, राइट। तो देख लीजिए सर्किट कैसे बनेगी। So total EMF of the closed loop is E1 plus E minus E2, that is E1 minus E2. फिर but currents I1 and I2 flows in anti-clockwise direction. खैर ये सब आपको याद रखना नहीं है, तो E1 minus E2 is equal to I1 R1 plus I2 R2 minus I3 R3, इस तरह से रिजल्टिंग इक्वेशन आपको मिल जाएगा। सिमिलरली क्लोज पाथ ACDA के लिए E2 is equal to ये सारी वैल्यूज। तो ये सब क्या है, हमें KVL से हम लिख सकते हैं, और फिर बाद में ये सारे इक्वेशंस को सॉल्व कर देंगे तो जितने भी करंट की वैल्यू है वो अपने को मिल जाएगी, या रेजिस्टेंस की वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं या फिर बैटरी की EMF भी फाइंड कर सकते हैं। तो इस तरह से ये हमने आज लास्ट जो टॉपिक था वो ACL और KVL सीखा। इसके बाद के भी काफी सारे और टॉपिक्स हैं जो हम अगले लेक्चर में सीखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। Thank you.